आज है 1 जनवरी 2025 और अगर तुम लोग 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फास्ट फूड बिजनेस के बारे में। तो कितना भी अच्छा खाना बना लो, तुम लोगों को फायदा नहीं होगा। तो तुम लोगों को सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि तुम लोग किस तरीके से अपने फूड बिजनेस को स्टार्ट करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कम से कम स्टार्टिंग के अंदर 2-4 लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर आए तो तभी तो तुम लोगों का जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा। आज है 1 जनवरी 2025 और अगर तुम लोग 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फास्ट फूड बिजनेस के बारे में कि तुम लोग किस तरीके से अपने फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोगों को पता है कि हम इस चैनल पर ब्लॉगिंग के साथ एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं फूड बिजनेस के बारे में। तो अगर तुम लोग 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हो और फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम सही है। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपनी बाइक पर और बात करते हैं हम फास्ट फूड बिजनेस के बारे में। हम ये वीडियो बना रहे हैं बहुत ही कम सेटअप के साथ। बहुत ही जल्दी मेरे पास एक बेहतरीन ट्राइपॉड आने वाला है। थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो सकती है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना, लेकिन तुम लोगों को जो कंटेंट मिलेगा और जो सीखने को मिलेगा वो तुम लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम लोग आ गए अपनी बाइक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, कि तुम लोग किस तरीके से अपने फूड बिजनेस को स्टार्ट करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आज हम उसी बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा जो कि यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से उठाकर मैंने तुमको बता दी हो। मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा, जो मैंने अपने फूड बिजनेस में किया, यानी कि जो स्ट्रेटजीज मैंने अपने फूड बिजनेस के अंदर लगाई, जो तरीके मैंने अपने फूड बिजनेस के अंदर लगाए, जिससे कि मेरा फूड बिजनेस एक अच्छे तरीके से चलने लगा और एक अच्छे रेवेन्यू पर पहुंच गया। वही सारी चीजें मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उनमें से सबसे पहली चीज है लोकेशन। अगर तुम लोगों से कोई कहता है कि फूड बिजनेस के अंदर लोकेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है या फिर बहुत कम मैटर करती है, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा खाना, तो ऐसे कहने वाले लोगों को सबसे पहले भगा दो लात देके। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फूड बिजनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लोकेशन। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं तुम लोगों को देता हूँ और हर बार हर वीडियो में हर आदमी को यही सेम एग्जाम्पल मैं देता हूँ। और वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पर तुम लोगों ने देखा होगा कि खाना इतना बेहतरीन नहीं होता। खाना थर्ड क्वालिटी का खाना होता है, लेकिन ऐसी जगह पर जो खाना है वो बहुत सारे लोग खाते हैं। तुमने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पे स्टॉल लगी रहती है खाने की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब उसका क्या कारण है कि वहाँ पर खाना इतना खराब है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है? क्योंकि उन लोगों की वो लोकेशन बहुत सही है, वो लोगों की जो मजबूरी है उसका फायदा उठा रहे हैं, है ना। क्योंकि एक रेलवे स्टेशन में खाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है कि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हों। वहाँ पर वो स्टेशन पर जो दुकानें अलॉट की जाती हैं वही दुकानें होती हैं। तो हम सभी लोगों को उन्हीं दुकानों पर खाना खाना पड़ता है, जिस कारण से रेलवे स्टेशन पर खराब खाना मिलने के बावजूद भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है उन लोगों को जो वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। तो क्योंकि वो एकदम सही स्पॉट पर अपनी दुकान लगाए हुए हैं, है ना, उनकी लोकेशन बढ़िया है। तो इसी तरीके से तुम लोगों को अपनी लोकेशन को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी लोकेशन सही होगी ना तो तुम लोगों को प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा होगा। अगर तुम लोगों की लोकेशन सही नहीं होगी तो तुम लोगों को कितना भी अच्छा खाना बना लो, तुम लोगों को फायदा नहीं होगा। तो तुम लोगों को सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर अच्छा खासा फुटफॉल हो, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर लोग एक बार तुम्हारा खाना ट्राई जरूर करेंगे। लोगों को पसंद आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। कम से कम स्टार्टिंग के अंदर 2-4 लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर आए तो तभी तो तुम लोगों का जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उसमें से कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब जिन लोगों को पसंद आएगा वो रिपीट फिर आएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा जो दुकान का रोटेशन है वो बनता जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ है वर्करों को सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है फूड बिजनेस के अंदर। क्योंकि जब मैंने अपना पहला स्टॉल खोला था
उसमें जो सबसे बड़ी समस्या मेरे को आई, वो आई मेरे को बंदों के साथ। यानी कि जो काम करने वाले मेरे बंदे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो लोग फूड बिजनेस करते हैं उन सभी लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है लोकेशन के बाद, वो आती है बंदों की समस्या। क्योंकि बंदे ऐसे होते हैं कि उनको तुम्हारे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने सैलरी से लेना देना है। तुम्हारे दुकान में कस्टमर आए ना आए, है ना, उनका मन करेगा तो वो अपने गांव पे भाग जाएंगे, है ना। वो मतलब तुम्हारे धंधे पर ध्यान ही नहीं देंगे, उनको कुछ नहीं लेना देना है तुम्हारे धंधे से, उनको सिर्फ लेना देना है अपनी सैलरी से और अपने मतलब से। तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो डिश तुम बना रहे हो, यानी कि जो जो चीजें तुम अपने होटल पे बेच रहे हो, उनमें से बहुत सारी चीजें तुम लोगों को भी बनानी आनी चाहिए। जो पॉपुलर चीजें हैं वो तो तुम लोगों को आनी ही चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारा कोई एम्प्लॉय काम करके मतलब काम से भाग जाए तो तुम अपनी दुकान को कुछ दिनों के लिए सस्टेन कर सको और उसके बाद तुम लोग नया वर्कर ले आओ। लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को अपनी दुकान को कुछ चलाना आना चाहिए। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है लोकेशन और दूसरा पॉइंट है कि तुम लोगों को वर्कर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। अगर तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो एक वर्कर को तुमने अपनी दुकान पे लगा लिया, तो अब तुम लोगों को 1-2 वर्कर अपने ध्यान में रखने हैं, जो कि अगर तुम्हारा पहला वर्कर अगर तुम्हारी दुकान को छोड़कर चला जाता है तो तुम लोग उस दूसरे वर्कर को बुला लो, क्योंकि उसमें तुम लोगों को बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि फूड बिजनेस के अंदर इतने ज्यादा शेफ जो खाना बनाने वाले होते हैं, जो शेफ होते हैं, वो इतना धोखा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है भाई, बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। अब तीसरी चीज जो तुम लोगों को फूड बिजनेस के अंदर करनी चाहिए और तभी तुम्हारा फूड बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, वो है कि तुम लोगों का मेन्यू छोटा होना चाहिए। छोटा मेन्यू से मेरा मतलब ये है कि तुम एकदम से ही छोटा 1 डिश या 2 डिश नहीं कर दो। तुम लोगों को मतलब मेन्यू को छोटा रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने चाइनीज की दुकान खोली। अब चाइनीज की दुकान उन्होंने खोली, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा आइटम बढ़ा देते हैं, लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है। तुम लोगों को वही आइटम इंक्लूड करना है जो पॉपुलर हो और 1-2 ऐसे आइटम जो तुम्हारे एरिया में चलते हो। क्योंकि जितना कम मेन्यू होगा उतना फायदा रहेगा तुमको मैनेज करने में। और फूड बिजनेस के अंदर मैनेज करना ही सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि मैनेज करके ही तुम फूड बिजनेस के अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे 2 ग्राहक लास्ट में, यानी कि जब तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है, तो तुम्हारे 2 ग्राहक बिना खाना खाए चले जाए, लेकिन तुम्हारा सामान नहीं बचना चाहिए। अगर तुम लोगों का सामान बच जाता है फूड बिजनेस के अंदर, अगर रॉ मटेरियल बच जाता है, तो तुम लोगों का बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होगी कि तुम लोगों को लगता होगा कि फूड बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, लेकिन एक्चुअल में फूड बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता है ना। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट वगैरह होती है, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए टोटल 3 चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी। उसमें से पहली चीज है कि लोकेशन तुम लोगों की बढ़िया होनी चाहिए। जो दूसरी चीज है वो ये है कि तुम लोगों को वर्कर्स को कंट्रोल में रखना है और बैकअप रखना है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक वर्कर काम कर रहा है तो तुमने 2-3 वर्करों को अपनी निगाहों में रखना है और उन वर्करों से बातचीत करते रहना है। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई वर्कर भाग गया तो उस दूसरे वर्कर को तुम बुला सकते हो। और साथ ही साथ तुम लोगों को भी जो पॉपुलर आइटम है वो बनाना आना चाहिए। अगर तुम लोगों को वो आइटम बनाने आएंगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा वो मैं बता चुका हूँ। और तीसरी चीज है कि तुम्हारा मेन्यू छोटा होना चाहिए। मेन्यू छोटा होना चाहिए का मतलब ये है कि तुम लोगों को लिमिटेड प्रोडक्ट रखने हैं जो पॉपुलर हैं और 1-2 प्रोडक्ट ऐसे जो तुम्हारी कैटेगरी में तुम्हारे एरिया के अंदर चलते हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो आइटम्स है उन पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा आइटम्स को इंक्लूड करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल रखने होंगे। अब कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बिकते होंगे, उनका जो रॉ मटेरियल तुम लेके आए वो सारा खत्म हो गया। अब मान लो कि तुम्हारी एग्जांपल के लिए कोई आइटम है जो टमाटर से बनती है ना, टमाटो से बनती है। अब तुम उसके लिए टमाटर ले आए और वो आइटम बहुत कम चलती है, तो वो तुम्हारे टमाटर का रॉ मटेरियल वो फेंकेगा, है ना। तो ऐसा करने की जगह तुम लोग उस आइटम को ही अपने मेन्यू से हटा दो। जैसे कि तुम लोगों का जो वेस्ट है, जो मतलब जो चीज फेंकेगी वो एकदम कम हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारी
तुम्हारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, तुम लोगों को प्रॉफिट होने लगेगा। अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड बिजनेस के अंदर एक्चुअली 50% का मार्जिन होता है या नहीं, है ना। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि फूड बिजनेस के अंदर एक्चुअली में 50% का मार्जिन होता है कि नहीं। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं।